पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल लेवल पर जो तलाक मौसूल होने की कार्रवाई होती है, यानी जब कोई खामन जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है और इस बाबत जो है वो यूनियन कौंसिल में नोटिस भिजवाता है या फिर किसी दीगर तरीके से कोई तलाक जो है मौसर होने के लिए यूनियन कौंसिल में आ जाती है, तो इस पर जो कार्रवाई होती है या फिर इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी की जो है वो यूनियन कौंसिल से इजाज़त हासिल करना चाहता है और इस बाबत जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो दरख्वास्त गुजारता है, उस दरख्वास्त पर जो कार्रवाई होती है। या जो तीसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर कोई बीवी जो है वो अपने खामन से यूनियन कौंसिल लेवल पर जो है वो खर्चा नानमा नफ़का लेना चाहती है या लगवाना चाहती है और इस बाबत जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है एक एप्लीकेशन देती है और उस एप्लीकेशन पर जो कार्रवाई होती है, ये जो तीनों कार्रवाई हैं यानी तलाक मौसूल होने की कार्रवाई, दूसरी शादी की इजाज़त की कार्रवाई और बीवी की जानब से जो खर्चा नानमा नफ़का की जो कार्रवाई है, ये जो तीनों कार्रवाई हैं ये यूनियन कौंसिल लेवल पर मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस 1961 के तहत होती हैं। और इस मकसद के लिए यूनियन कौंसिल में इस आर्डीनेंस के तहत जो है एक आर्बिट्रेशन कौंसिल, जिसको सालसी कौंसिल भी कह सकते हैं, वो तरतीब दी जाती है। और ये जो सालसी कौंसिल होती है ये फ़रीक़ैन को सुनती है, उनमें मसालत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर फ़रीक़ैन में मसालत नहीं हो सकती तो फिर अपना ये जो एक फ़ैसला जो है वो जारी कर देती है। अब यूनियन कौंसिल लेवल पे सालसी कौंसिल जो है ये एक बड़ी लाजमी और एक बड़ी अहम चीज़ है। हर शख्स को जो है इस सालसी कौंसिल के बारे में जो है इल्म होना चाहिए। अगर तो उसने आज खुद जो है वो सालसी कौंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लेना है या उसके किसी अजीज़ो कारब ने लेना है हिस्सा, या फिर वो जनरल नॉलेज के तौर पर भी जान सकता है ताकि वो दीगर लोगों की जो है वो रहनुमाई कर सके। तो इसलिए यूनियन कौंसिल लेवल पर सालसी कौंसिल जो है एक बड़ी लाजमी एक अहम चीज़ है, तो इसका इल्म होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस 1961 है, इसमें सालसी कौंसिल जो है इसकी तंजीम, इसका जो प्रोसीजर है, इसके बारे में मुकम्मल जो है वो डिटेल बता दी गई है। और इसमें जो है जो सबसे पहली चीज़ है मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस में, उसमें इसकी तंजीम जो है वो सेक्शन 2A के तहत बताई गई। और फिर इसका जो चेयरमैन है उसके बारे में सेक्शन 2B है। और फिर इसमें जो है कौन सा इस पर कानून अप्लाई होता है, यानी इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर क्या लॉ अप्लाई होता है, उस पर कोई लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता, तो इसके बारे में जो है वो सेक्शन 3(2) है। फिर इसके बारे में जो इसका जो प्रोसीजर है, इसके बारे में इसके रूल्स हैं। रूल्स जो होते हैं ये किसी भी एक्ट जो होता है उसके जो प्रोसीजर को बताते हैं कि यानी जो एक्ट में जो कानून बताया गया है उस कानून पर अमल दरामद कैसे होगा, तो वो रूल्स होते हैं। हर एक्ट के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, लेकिन अगर किसी एक्ट के रूल्स ना हो तो उसको फिर उसमें ये लिख दिया जाता है कि इस एक्ट पर जो है वो दीगर किसी कानून के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे। तो इस तरह जो मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस 1961 है, इसके रूल्स भी जो है वो भी 1961 में ही बन गए थे। तो वो जो रूल्स हैं इसके, उसमें इसका प्रोसीजर बताया गया है। तो इसके रूल 4 और 5 में जो है इसका जो है वो प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह जो है ये जो सालसी कौंसिल है इसकी जो कार्रवाई है वो किस तरह होगी। फिर इसमें जो रूल 6 है उसमें ये बताया गया है कि जो चेयरमैन है वो कितने दिनों में जो है किसी फ्री को नोटिस भेजेगा सालसी कौंसिल जो है उसको मुकर्रर करने के लिए। और फिर जो फ़रीक़ैन है अगर किसी को जो है अपने किसी नुमाइंदे पर ही जो है वो तफ़्वुज़ हासिल हो जाए और या वो चेयरमैन पर जो है किसी को तफ़्वुज़ हो कि जो चेयरमैन है वो किसी पार्टी से मिल गया है, तो इसके बारे में भी जो है प्रोसीजर बताया गया, दादरसी बताई गई जो है वो सेक्शन रूल 6 के तहत जो है वो इसके बारे में जो है वो भी दादरसी बताई गई है। फिर इसके आगे जो है वो रूल 16 है जिसमें ये बताया गया कि जो सालसी कौंसिल है उसका जो फैसला है उस पर जो अपील है वो किधर हो सकती है, यानी उसकी जो उसका जो फैसला है उसके बाबत जो है किसी के पास क्या दादरसी है, तो वो रूल 16 में है। फिर आगे रूल 17 में जो इसका रिकॉर्ड के बारे में बताया गया कि इसका रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर महफूज रहेगा और कितनी देर के लिए महफूज रहेगा। तो इस तरह मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस 1961 में इसके बारे में एक मुकम्मल जो है वो तरीकाकार जो है वो बता दिया गया है, जिसमें अब सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसकी जो है वो तंजीम क्या होगी। तो इसके बारे में सेक्शन 2A है जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि एक इसकी जो यूनियन ये जो सालसी कौंसिल है ये एक ऐसी बॉडी होगी जो कि चेयरमैन और तमाम पार्टीज़ जो होती हैं उस सालसी कौंसिल की जो कार्रवाई है उनके एक एक नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। यानी अगर मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा है तो वो दोनों पार्टीज़ हैं, अगर मियाँ और दो बीवियों के दरमियान तनाज़ा है तो फिर वो पार्टीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो जितनी भी पार्टीज़ होंगी उनका जो एक एक नुमाइंदा है वो होगा और साथ ही इसमें जो है वो एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा ये मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें साथ एक चीज़ ये रखी गई कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर नहीं करता तो ये नहीं कि सालसी कौंसिल की कार्रवाई रुक जाएगी, सालसी कौंसिल पर ऐसे नुमाइंदे के बगैर ही मुकर्रर हो जाएगी जो है वो तश्कील हो जाएगी। क्योंकि जब चेयरमैन किसी को कहता है कि वो अपना नुमाइंदा जो है वो नामजद करे, अगर वो शख्स अपना नुमाइंदा मुकर्रर टाइम में नामजद नहीं करता
तो उसके नुमाइंदे के बगैर ही जो है वो सालसी कौंसिल बन जाती है। और अगर कोई फरीक भी जो है वो अपना नुमाइंदा नामजद नहीं करता तो फिर जो अकेला चेयरमैन होता है वही सालसी कौंसिल होता है। अब इसका जो चेयरमैन है वो कौन शख्स होगा, तो इसके बारे में सेक्शन 2B है जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि जो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है वही इसमें जो है सालसी कौंसिल का भी चेयरमैन होगा। लेकिन जो आपको पता है जो चेयरमैन होता है वो तो एक जो है इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर कर जो है किसी यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बनता है। तो लेकिन पाकिस्तान में बाज़ औक़ात जो है बलदियाती इदारे जो है मुअत्तल रहते हैं, बल्कि कह लें कि अक्सर औक़ात मुअत्तल ही रहते हैं। तो ऐसी सूरत में जब बलदियाती इदारे जो है मुअत्तल हों, कोई चेयरमैन मौजूद ना हो, तो फिर मरकज़ी गवर्नमेंट जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड में और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो सूबों में जो है किसी शख्स को या किसी ऑफिसर को जो है वो अख्तियार दे देती है कि वो चेयरमैन के अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करे या उनको अख्तियारात को सर अंजाम दे। तो फिर ऐसा शख्स जो है जिसको मरकज़ी गवर्नमेंट ने कंटोनमेंट बोर्ड में और सूबाई गवर्नमेंट ने सूबों में जो है वो चेयरमैन के जो है वो अख्तियारात दिए हों, तो वो शख्स जो है फिर वो सालसी कौंसिल का जो है वो चेयरमैन होगा। लेकिन इसमें एक लाजमी शर्त ये रख दी गई कि चूँकि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, ये मुसलमानों का जो मामला है वो यूनियन कौंसिल में डिस्कस करता है। इस सालसी कौंसिल में या इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो गैर मुस्लिमों के मामला जो है वो डिस्कस नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका जो सालसी कौंसिल का जो चेयरमैन है इसका जो है मुसलमान होना जो है वो एक लाजमी शर्त है। लेकिन अगर जो है वो चेयरमैन जो है यूनियन कौंसिल का वो मुसलमान नहीं होता या दीगर किसी वजह से बोझा बीमारी या दीगर किसी वजह से जो है वो यूनियन कौंसिल की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो जो सालसी कौंसिल की बाबत उसकी कार्रवाई होती है यूनियन कौंसिल की, तो उसमें हिस्सा वो नहीं लेना चाहता, तो सालसी कौंसिल जो है उसके चेयरमैन के लिए जो यूनियन कौंसिल के जो दीगर मेंबरान है अपने किसी एक मेंबर को जो है वो इलेक्ट कर लेंगे कि वो जो है यूनियन कौंसिल की जो है वो यूनियन कौंसिल में जो सालसी कौंसिल की जो कार्रवाई है उसके जो चेयरमैन के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देगा। तो इसलिए मुसलमान होना जो है वो चेयरमैन के लिए ज़रूरी है। और अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो फिर जो दीगर जो मेंबरान हैं उनमें से किसी एक मेंबर को जो है वो सालसी कौंसिल की चेयरमैनशिप के लिए जो है वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो सालसी कौंसिल है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एक ऐसी बॉडी है जो कि चेयरमैन पर और जो दीगर जो पार्टीज़ होती हैं जिनके दरमियान जो है वो कोई प्रोसीडिंग्स होनी होती है उनके एक एक नुमाइंदे पर जो है ये मुश्किल जो है मुश्तमिल होती है। अब इसमें अगली चीज़ पे आ जाएं कि इस पर जो है क्या कोई लॉ अप्लाई होता है इसकी प्रोसीडिंग्स पर या नहीं अप्लाई होता। तो इसके बारे में ये जो ऑर्डिनेंस है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, इसका सेक्शन 3(2) है जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि ये जो यूनियन कौंसिल में जो सालसी कौंसिल बनती है इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इस पे जो है कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी इसमें जो पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का उसका भी तलाक नहीं होगा। फिर इसके जो प्रोसीजर है उस पर जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसको मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 कहते हैं उसका भी जो है वह तलाक नहीं होगा। या फिर दीगर कोई लॉ जो है किसी अदालत के प्रोसीजर के मतलब हो उसका भी जो है ये जो सालसी कौंसिल है इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर जो है वो तलाक नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ये जो सालसी कौंसिल है ये अपनी कार्रवाई सर अंजाम देने के लिए कोई भी जो है वो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है कि जो फ्रीकैन है उनमें मसालत करवाई जाए, उनका जो है बाहमी रजामंदी से ही कोई फैसला करवा दिया जाए। लेकिन अगर जो फ्रीकैन जो है वो राज़ी नहीं होते तो फिर सालसी कौंसिल को इख्तियार दिया गया है कि वो फैसला भी जो है वो जारी कर सकती है। बहरहाल इस पर जो है कोई जो है वो लॉ जो है इसकी प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता, ये अपना ही प्रोसीजर को बना सकती है जिसमें दोनों फ्रीकैन की जो है बेहतरी को ही जो है मद्देनज़र जो है वो रखा जाता है। अब इस पर नेक्स्ट आ जाए, जो इसमें तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो इसका जो है प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इसके जो रूल्स हैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के, इसका रूल 4 और रूल 5 जो है इसके प्रोसीजर को बताता है। तो इसमें रूल 4 में सबसे पहले एक चीज़ रख दी गई कि जो यूनियन कौंसिल है वो सबसे पहले जो काम करेगी अगर उसका जो चेयरमैन है वो गैर मुस्लिम है तो सबसे पहले सालसी कौंसिल की कार्रवाइयों के लिए अपने किसी दीगर मेंबर को जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर लेंगी। और इस मकसद के लिए वो जो है इलेक्शन का सिलसिला जो है अपनी यूनियन कौंसिल की हद तक वो कर सकती है। मसलन अगर यूनियन कौंसिल में जो है 10-12 मेंबर हैं, कौंसलर हैं, वाइस चेयरमैन है और उनमें से 2 अशखास जो है वो सामने आ जाते हैं कि हमने जो है वो सालसी कौंसिल की जो है चेयरमैनशिप जो है उसके लिए जो है अपने आप को जो है पेश करते हैं, तो उन दोनों अशखास का जो है वो उन दोनों अशखास की बाबत जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है इलेक्शन करवा लिया जाएगा उन मेंबरान के दौरान ही। और फिर वो मेंबरान जो हैं वो उन दोनों में से एक को जो है वो इलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही शख्स जो है वो सामने आता है तो फिर जाहिर सी बात है वो इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह जो यूनियन कौंसिल है उसने सबसे पहले यही काम करना है रूल 4 के तहत कि किसी मुसलमान मेंबर को उस सूरत में मुकर्रर कर लेना है जब कोई गैर मुस्लिम जो है वो यूनियन कौंसिल का जो है वो चेयरमैन जो है वो इलेक्ट हो जाता है सालसी कौंसिल की कार्रवाई की हद तक सिर्फ। अब इसमें जो रूल 5 है इसमें एक मुकम्मल प्रोसीजर बताया गया कि इसकी जो वो कार्रवाई है वो किस तरह होगी।
तो रूल 5.1 में ये जो सबसे पहले जो चीज़ बताई गई है कि ये जो सालिसी कौंसल है इसकी जो कार्रवाई है वो इन कैमरा होगी, यानी इन कैमरा होना इसकी कार्रवाई की लाजमी शर्त है। लेकिन अगर फ्री कैन चाहें तो जो है उनकी इजाज़त से चेयरमैन जो है इन कैमरा के बरक्स जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करने का जो है वो हुक्म कर सकता है। तो इसलिए जो कार्रवाई है वो इन कैमरा होना ज़रूरी है और फ्री कैन की रजामंदी के बगैर ही जो है वो इन कैमरा नहीं होगी। तो अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसकी कार्रवाई जो है वो अगर कोई इन कैमरा हो, अगर कोई कार्रवाई इन कैमरा होती है तो उसमें फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं, धोखाबाजी के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। और उसमें ये चीज़ भी सामने आ जाती है कि कोई जो यूनियन कौंसिल का जो मेंबर है वो किसी का इस्तेसाल तो नहीं कर रहा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से और ना ही गवर्नमेंट की जानब से और ना ही लोगों को इतनी अवेयरनेस है और ना ही जो यूनियन कौंसिल के जो मेम्बरान होते हैं वही लोगों को ऐसी अवेयरनेस देते हैं कि भाई इसकी जो कार्रवाई है ये इन कैमरा होना ज़रूरी है ताकि आपकी जो कार्रवाई है उसका एक रिकॉर्ड बने। लेकिन खैर चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो इसकी कार्रवाई ऐसे ही हो रही है, बल्कि लोग तो अपने जो है वो नुमाइंदे भी नामजद नहीं करते। लोगों को ये भी एहसास नहीं होता कि हमने तो जो सालिसी कौंसिल है यूनियन कौंसिल में हमारी या तो तलाक की कार्रवाई है या खर्चा नाना नफका की कार्रवाई है या हमारा जो दूसरी शादी की इजाज़त की जो कार्रवाई इसमें हमने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करना है। तो लोगों को तो ये भी पता नहीं होता। बहरहाल इसकी जो कार्रवाई है वो इन कैमरा होना ज़रूरी है। अगर इन कैमरा नहीं होगी तो इसमें फ्री कैन की जो है वो रजामंदी के बगैर ही जो है वो इन कैमरा जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। अब इसमें रूल 5 में दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सालिसी कौंसिल है इसकी जो कार्रवाई है ये फौरी होगी, इसमें डिले नहीं किया जाएगा। ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके फौरी तौर पर इसकी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा, इसमें किसी सूरत भी जो है वो डिले नहीं होगा। फिर रूल 5 में ही रूल 3 है कि ये जो सालिसी कौंसिल है इसकी जो कार्रवाई है सिर्फ इस वजह से जो है वो उसको ज़ाया नहीं किया जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता कि उस पर जो है किसी फ्रीक के जो है नुमाइंदे ने उसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया या किसी फ्रीक ने जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया। जो सालिसी कौंसिल है इसकी जो कार्रवाई है ये किसी सूरत रुक नहीं सकती, इसने चलते ही रहना। इसलिए कोई बंदा जब सालिसी कौंसिल की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है या वो चल रही होती है तो ये उसे नहीं ले सकता कि भाई मुझे तो नुमाइंदा नहीं मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी गई या मेरा नुमाइंदा तो कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहा इसलिए मेरी नुमाइंदगी नहीं हो रही। कतन ऐसा नहीं है, इसकी जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी और किसी शख्स की इस वजह से ज़ाया नहीं होगी कि कोई शख्स जो है उसने सालिसी कौंसिल की जो कार्रवाई है वो उसकी जो है प्रोसीडिंग्स में जो है वो हिस्सा नहीं लिया। फिर इसमें नंबर 4 जो है रूल 5 में एक चौथी चीज़ ये बताई गई कि सालिसी कौंसिल में अगर किसी शख्स ने जो है वो अपना नुमाइंदा तो मुकर्रर कर दिया है लेकिन उसका नुमाइंदा जो है सालिसी कौंसिल की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता, तो फिर जो चेयरमैन है ऐसे शख्स को इजाज़त दे सकता है कि वो अपना जो है वो नया नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर ले। तो इस तरह जो है ये सालिसी कौंसिल में ये भी एक चीज़ रख दी गई कि अगर किसी नुमाइंदे की लापरवाही है तो फिर किसी के साथ ज्यादती ना हो तो उसको नया नुमाइंदा मुकर्रर करने की जो है वो इजाज़त दी जा सकती है। फिर रूल 5 में एक 5वीं चीज़ ये है कि जो भी पार्टीज होंगी उन्होंने कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके सालिसी कौंसिल में अपनी नुमाइंदगी हासिल करनी है। अज़बुत जो है कोई पार्टीज में से जो है वो सालिसी कौंसिल की कार्रवाई में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता, यानी नुमाइंदे के तौर पे कोई शख्स जो है वो अज़बुत जो है वो सालिसी कौंसिल की जो कार्रवाई है उसमें खुद नुमाइंदा मुकर्रर नहीं हो सकता, उसको किसी दीगर शख्स को जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर करना पड़ेगा। अज़बुत वो सालिसी कौंसिल की जो कार्रवाई है उसमें बतौर फ्रीक तो हिस्सा ले सकता है लेकिन उसमें जो है बतौर सालिसी कौंसिल का रुकन नहीं बन सकता। उसको अपन सालिसी कौंसिल की रुकनीत जो है अपने किसी न किसी नुमाइंदे के जरिए हासिल करनी पड़ेगी जो उसकी नुमाइंदगी सालिसी कौंसिल में करेगा। तो इसलिए रूल 5 में ये चीज़ रख दी गई कि कोई भी शख्स जो है वह ज़ाती तौर पर जो है वह सालिसी कौंसिल जो है उसकी कार्रवाई में जो है बतौर नुमाइंदा जो है वो शामिल नहीं हो सकता। अब इसमें अगली चीज़ जो है सालिसी कौंसिल जो फैसला किस तरह करेगी, तो इसके बारे में रूल 5.6 है जिसमें यह कहा गया कि जो सालिसी कौंसिल है वो अपनी जितनी भी कार्रवाई होगी उसका जो फैसला है वो अक्सरियत से करेगी, यानी जितने मेंबर होंगे जो अक्सरियत पर जिस साइड पर चले जाएंगे सालिसी कौंसिल का वही फैसला होगा। लेकिन अगर जो सालिसी कौंसिल है उसमें अक्सरियत नहीं होती किसी मामले की बाबत, तो ये नहीं कि फिर मामले को रोक देना होता है, मामले को किसी तरफ लगाना होता है, क्योंकि ये कानूनी मामला तो होते हैं, ये रुकते नहीं हैं, इन्होंने किसी तरफ लगना होता है। तो ऐसी सूरत में जब जो है अक्सरियत जो है किसी बात पर मुतफक नहीं होती तो फिर जो सालिसी कौंसिल का जो चेयरमैन होता है उसका जो फैसला होता है वही हतमी होता है। उसको ये इख्तियार होता है कि वो किसी चीज़ पर अगर जो है फ्रीका जो है मुतफिक ना हो सके तो वो अपना जो फैसला जो है वो जारी कर दे। फिर रूल 5.7 के तहत जो है एक चीज़ ये रख दी गई कि जो भी सालिसी कौंसिल का फैसला होगा दोनों फ्रीकैन को या जितने भी अफ्रीकैन हों, यानी अगर 3 फ्रीकैन है तो सबको एक एक कापी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी ताकि वो उस फैसले को देख लें। अगर वो इससे अग्रीड महसूस करते हैं तो वो इसके बारे में जो है वो अपील भी फाइल कर सकते हैं। अपील के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले रूल 6 को देख लें।
रूल 6 में जो सालसी कौंसिल है इसकी तश्कील की बाबत जो है वो बताया गया कि जब चेयरमैन के पास जो है कोई तलाक मौसर होने की जो है वो दरखास्त वो नोटिस आता है, या दूसरी शादी की इजाज़त की बाबत जो है वो चेयरमैन के पास जो है वो कोई दरखास्त आती है, या जो है वो खर्चा नान व नफका लगवाने के लिए कोई औरत जो है या कोई बीवी जो है अपने खावंद के खिलाफ जो दरखास्त देती है, तो उसमें जो चेयरमैन है वो सबसे पहले जो है वो यूनियन कौंसिल, इसमें ये दरखास्त जो है यूनियन कौंसिल में आती है और यूनियन कौंसिल का चेयरमैन अभी कार्रवाई कर रहा है। तो वो जो चेयरमैन है वो 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो सब फ्रीकैन को जो है वो एक नोटिस जो है एक हुक्म की सूरत में जारी करेगा, एक तहरीरी हुक्म की सूरत में जारी करेगा, और उनको कहेगा कि वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर अपना जो एक नुमाइंदा जो है उसको जो है वो नामजद करके तहरीरी तौर पे जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो जमा करवा दें, यानी चेयरमैन के पास पहुँचा दें। फिर वो जो फ्रीकैन होते हैं वो तहरीरी तौर पर जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर अपना नुमाइंदा जो है मुकर्रर करके चेयरमैन के पास जो है वो जमा करवाने के पाबंद होते हैं, या अगर वो आज खुद नहीं जा सकते, यानी वो आज खुद किसी वजह से जो है वो नहीं जा सकते, तो वो बजरिया डाक भी जो है वो अपना जो नुमाइंदा है उसको मुकर्रर करके तहरीरी तौर पर तो बजरिया डाक भी जो है भिजवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई जो है जिसके खिलाफ जो है सालसी कौंसिल में कार्रवाई होनी हो, अगर कोई शख्स जो है वो बैरून मुल्क है, तो ऐसे शख्स को जो है वो चेयरमैन जो है अपना जो आर्डर है कोई नुमाइंदा मुकर्रर करने का वो पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए भेजेगा, और पाकिस्तान एम्बेसी जो है आगे फिर उस शख्स को जो है वो चेयरमैन को जो है वो नोटिस भिजवाएगी, और फिर वो शख्स जो है बैरून मुल्क से जो है वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है। वो वहाँ से एक अथॉरिटी लेटर बनाएगा पाकिस्तान में अपने किसी शख्स के नाम, और उसको उस मुल्क की एम्बेसी से तस्दीक करवा के पाकिस्तान में भेज देगा, और जिसको वो अथॉरिटी देगा उसको वो कह देगा कि तुम मेरी तरफ से जो है सालसी कौंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लो और मेरा कोई नुमाइंदा भी जो है वो उधर मुकर्रर कर दो। तो इसलिए बैरून मुल्क जो शख्स है उसके लिए भी जो है इसी में जो है वो प्रोसीजर बता दिया गया है। अब इसमें अगली चीज़ पे आ जाएं कि अगर किसी शख्स ने जो है वो अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर दिया है और उसका जो नुमाइंदा है वो बीमार हो गया है या दीगर किसी वजह से जो है वो सालसी कौंसिल की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता, या जिसने नुमाइंदा मुकर्रर किया है उसको अपने नुमाइंदे पर ही डाउट पैदा हो गया है कि ये शख्स जो है ये तो मेरे मफादात को सही तरह प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ये दूसरी पार्टी से मिल गया है, तो ऐसा शख्स जो है फिर वो अपना नुमाइंदा जो है वो चेयरमैन की इजाज़त से जो है वो तब्दील कर सकता है। इस मकसद के लिए वो चेयरमैन को दरखास्त देगा और जो चेयरमैन है उसको अपना जो कोई दीगर नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करने की जो है वो इजाज़त दे देगा। लेकिन जब किसी का नुमाइंदा जो है इस वजह से जो है वो नया नुमाइंदा मुकर्रर होता है, तो ये नहीं कि यूनियन कौंसिल में जो सालसी कौंसिल की कार्रवाई हो रही है वापस चली जाएगी, वो जिधर से ख़त्म होगी उधर से ही शुरू होगी। चेयरमैन के लिए ये लाजमी है, ये लाजमी नहीं चेयरमैन के लिए कि वो कार्रवाई को रिवर्स कर ले, लेकिन अगर वो मुनासिब समझे कि जो पिछली कार्रवाई हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई तो वो कार्रवाई को रिवर्स भी कर सकता है, लेकिन वो उसके लिए जो है वो लाजमी नहीं, उस पर पाबंदी नहीं कि वो कार्रवाई को रिवर्स करे, वो कार्रवाई को उधर से ही जो है वो आगे बढ़ा सकता है। फिर इसमें आगे एक चीज़ जो और है वो जो अगर किसी शख्स को जो है वो चेयरमैन पर ही जो है वो तफजात हो जाते हैं कि वो समझता है कि ये जो चेयरमैन सालसी कौंसिल का बना हुआ है ये तो मेरे खिलाफ हो गया है, या मुझे इससे जो है वो खतरा है कि ये तो मेरे खिलाफ जो है काम कर देगा, या ये दूसरी पार्टी से मिल गया है, तो ऐसा शख्स भी जो है वो कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है वो एक दरखास्त दे सकता है और उस दरखास्त में ये प्ली ले सकता है कि ये जो चेयरमैन है ये किसी दीगर पार्टी के साथ मिल गया है और मेरे खिलाफ है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जिसको डीसी भी कहते हैं वो तमाम पार्टीज को नोटिस देकर जो है वो चेयरमैन को जो है वो तब्दील कर सकता है और यूनियन कौंसिल में से किसी दीगर मेंबर को जो है इस स्पेसिफिक जो है सालसी कौंसिल के लिए जो है वो चेयरमैन बना सकता है कि तुम जो है इस सालसी कौंसिल की जो है वो चेयरमैनशिप जो है उसमें आ जाओ और इस बतौर चेयरमैन जो है इस सालसी कौंसिल में जो है वो काम करो। और जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जाती है चेयरमैन को तब्दील करने के लिए, तो उसके पास एक ये भी इख्तियार होता है कि वो जब तक उसके पास वो दरखास्त पेंडिंग रहती है वो सालसी कौंसिल की जो कार्रवाई है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको जो है वो स्टे भी कर सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना जो हुक्म जारी करता है वो तहरीरी सूरत में जारी करता है, क्योंकि हुक्म कोई भी तहरीरी हो तो वही जो है किसी को बेहतर तौर पर जो है वो कन्वे हो सकता है, इसलिए वो तहरीरी हुक्म के जरिए जो है किसी को जो है वो चेयरमैनशिप से जो है सालसी कौंसिल की जैसे वैसे जो है वो हटा सकता है और किसी दीगर शख्स को जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर सकता है। तो इस तरह ये सालसी कौंसिल की तश्कील से लेकर इसके मुकम्मल जो है इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है, और फिर अगर किसी को अपने नुमाइंदे पर अदम तहफ़्फ़ुज़ हो या जो अगर किसी को जो है वो चेयरमैन पर ही अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, तो इसका सारा प्रोसीजर जो है ये जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में बताया गया है। तो इसके बाद अब अगली चीज़ पे आ जाएं कि अगर कोई शख्स जो है सालसी कौंसिल के किसी फैसले से जो है वो अपने आप को जो है समझता है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं आया और वो अपने आप को उस फैसले से अग्रीव समझता है और वो नाला है उस फैसले से, तो उसके पास जो है वो अपील का राइट है। अब अपील के राइट के बारे में इसका रूल 16 है।
अगर तो किसी शख्स की जो कार्रवाई है वो तलाक मौसरी की बाबत चल रही है और तलाक फाइनल हो जाती है, तो इसकी बाबत जो है कोई अपील नहीं होती, क्योंकि जो तलाक मौसर होती है उसमें दौरान प्रोसीडिंग्स ही जो है फ्रीकान में सुलह करवाने की कोशिश की जाती है। और तलाक जो है एक शरई हक है, एक बुनियादी हक है। अगर कोई शख्स किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब तलाक मौसर हो जाती है सालसी कौंसल में, तो इसकी बाबत तो कोई अपील नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी की जो है वो इजाज़त लेने की बाबत जो है वो दरखास्त देता है और उसमें अगर उसको इजाज़त मिल जाती है तो बीवी उसके उस आर्डर के अगेंस्ट, अगर उसको इजाज़त नहीं मिलती तो वो शख्स जो है उस आर्डर के अगेंस्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो 30 दिनों में जो है वो अपील फाइल कर सकता है, जो कि एक रिवीजन की सूरत में होगी। क्योंकि जो रूल 16 है इसमें अपील का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसमें निगरानी का जो है वो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो एक निगरानी करेगी। लेकिन आप अल्फाज में आप इसको जो है अपील ही समझ लें, क्योंकि आम अल्फाज जो होते हैं वो लोगों को जो है वो समझाने के लिए होते हैं कि निगरानी और अपील जो है ये लीगल वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब पहले फैसले के अगेंस्ट आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा रहे हैं तो आप इसको अपील ही समझ लें। लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकली वर्ड है वो निगरानी का इस्तेमाल होगा, और जब आप निगरानी दायर करेंगे उस पर अपील नहीं लिखेंगे बल्कि निगरानी ही लिखेंगे। और फिर इसी तरह जो औरत है अगर वो खर्चा नालवा नफका की दरखास्त देती है और उस पर जो है खर्चा कम लगता है और अपने आप को अग्रीड महसूस करती है, या अगर खावन समझता है खर्चा ज़्यादा लग गया है और वो भी अपने आप को अग्रीड महसूस करता है, तो फिर जो भी मुतासरा शख्स होता है उस खर्चा नालवा नफका की दरखास्त पर जो फैसला आता है उसमें जो भी सर्टिफिकेट जारी होता है खर्चा नालवा नफका की बाबत जो है वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो अपील कर सकता है। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फैसला होता है वो फाइनल होता है, उसको किसी अदालत में जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जो इसमें जो है सालसी कौंसल का जो फैसला है उसकी बाबत जो है ये अपील का राइट जो है वो रूल 16 के तहत मौजूद है। फिर आगे रूल 17(1) है जिसमें ये चीज़ बताई गई कि सालसी कौंसल जो है जो भी फैसला करती है वो यूनियन कौंसल में फिर जो है फैसला होने के बाद आ जाता है, और यूनियन कौंसल जो है उसको जो है वो 5 सालों तक जो है महफूज रखती है। 5 सालों के बाद कह लें कि वो फैसला जो है वो तलब हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने सालसी कौंसल के जो फैसले हैं उनको लंबी देर तक महफूज रखना है तो उसको चाहिए कि 5-6 नकलें हासिल कर ले, क्योंकि 5 सालों के बाद जो है ये फैसला जो है उसकी नकल नहीं मिल सकती। क्योंकि 5 सालों तक जो है रूल 17(1) के तहत जो है यूनियन कौंसल ऐसे फैसलों को महफूज रखने की जो है पाबंद है। 5 सालों के बाद अगर वो तलब कर दे तो उसको जो है किसी फोरम पर जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसका जो फैसला है इसकी अगर आपने लंबे अरसे तक इसको संभालना है तो उसकी काफ़ी नकलें जो बनवाकर जो है या जितनी आप मुनासिब समझें या एक ही नकल अगर लें तो उसको संभाल कर रखें। 5 सालों के बाद जो है इसका फैसला जो है वो दोबारा आपको उसकी जो कापी है वो नहीं मिल सकती। तो अब इस तरह सालसी कौंसल जो है ये इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो आप ये देखें कि ये सालसी कौंसल है ये यूनियन कौंसल लेवल पे एक मुकम्मल अदालती निज़ाम है। इस मुल्क में जितने भी फैमिली मैटर्स हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, और आप देखें अदालतें जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें 200-250 केसेस की जो है वो पेशी लिस्ट होती है, और वहाँ पर किसी को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। और एक मंडी का समा बना होता है अदालत में। अगर आप जाएँ तो बाज़ दफ़ा तो ये सूरत हाल होती है कि अदालत में खड़े होने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि इतने जो लोग हैं वो यकदम अदालत में आ जाते हैं। 200-250 केस लगा होता है। और ये जो फैमिली मामला होते हैं ये कोई अदालती मामले थोड़ी हैं, इनको बिला वजह ही हमने अदालती मामले बना दिया। भाई ये तो मिसालती मामले हैं, इनको सालसी कौंसलों में हल होना चाहिए। आपने खामखा एक जो है फैमिली एक्ट बना के अदालतें कायम कर दी हुई हैं जहाँ पर लोग जो है उधर अदालतें जो है वो इशू फ्रेम कर रही हैं, दावे ले रही हैं, जवाब दावे ले रही हैं, शहादतें, और इस काम में 2-3 साल लग जाते हैं। सालसी कौंसल में तो 1 माह में फैसला हो जाता है कि उसमें होना क्या है, ना तो उधर कोई ला अप्लाई होता है, ना किसी ने कोई वकील करना है, ना कोई फीस लगती है, ना कोई इशू फ्रेम होते हैं, और जल्दी से जल्दी जो है वो फैसला हो जाता है। आप देखें कि लाहौर जैसा बड़ा शहर जो है वहाँ पर 574 के करीब जो है वो यूनियन कौंसलें थी थोड़ा अर्सा पहले, अब शायद बढ़ गई हों, और 15 से 20 हज़ार जो लोग होते हैं उन पर एक यूनियन कौंसल होती है। और फैमिली कोर्ट्स आप देख लें 30-40 होंगी, और उन फैमिली कोर्ट्स में किसी को जगह नहीं मिलती। तो अगर ये 574 जो ये यूनियन कौंसलें हैं इनमें सालसी कौंसल में जो है फैमिली मैटर्स हल होने लग पड़े तो लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाती है। लोगों को अपने इलाके में जो है मसला हल करने का मौका मिल जाता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो सबसे बढ़कर फ्री ऑफ कास्ट है, और इसमें नुमाइंदगी का भी हिस्सा मिलता है, जो है वो नुमाइंदगी का मुकम्मल तौर पर जो है मौका मिलता है। तो ये गवर्नमेंट सतह पे भी इसको प्रमोट करना चाहिए। बहरहाल जो सालसी कौंसल इस वक्त जितनी हद तक भी जो है यूनियन कौंसल में बहुत सी कार्रवाई होती हैं, खासकर जो तलाक मसला होने की कार्रवाई है तो एक रूटीन मैटर है, अक्सर किसी ना किसी को जो है ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ता है। और फिर बाज़ दफ़ा जो है खर्चा नानवा नफ़क़े की दरखास्त भी आ जाती है, और दूसरी शादी की इजाज़त की भी दरखास्त आ जाती है। तो इन तमाम मामलों में तो सालसी कौंसल का किरदार है ही, इसके बगैर तो दूसरी जो है वो ऑप्शन मौजूद है ही नहीं। तो इसलिए सालसी कौंसल को जो है ये आपके सामने डिस्कस कर दिया है। मज़ीद अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करे तो जो फैमिली कोर्ट्स में जो बर्डन है वो कम हो सकता है,
और लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आसानी हो सकती है।